BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. Your potential is a lighthouse, guiding you through the darkest storms towards your brightest dreams. So viewers, hello, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का BSSS Rhythm में, where you lose yourself in the beats and find yourself in the movements. मेरा नाम है अनुष्का भटनागर और आप मुझे देख रहे हैं BSSS Rhythm पॉडकास्ट में। वैसे किसी महान हस्ती ने कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे आज के शो की और परिचय करवाते हैं हमारी आज की गेस्ट का, जिनके जीवन पे ये पंक्तियाँ पूरी तरह से लागू होती हैं, क्योंकि इन्होंने ये तो साबित कर दिया कि सच में पंखों से कुछ भी नहीं होता। अगर आपके पास हौसले हैं तो उन्हीं से आपकी उड़ानें होनी हैं। ये ना सिर्फ मेरे लिए, इनफैक्ट मेरे जैसे हर उस एक युवा के लिए प्रेरणा है जो कहता है यार अब मुझसे नहीं होगा, आई वांट गिव अप नाउ, या फिर आई डोंट वांट टू डू इट, या फिर जिसे लगता है कि एक छोटा सा सेटबैक और उसकी पूरी लाइफ ख़त्म। एंड शी इज़ नन अदर दैन द इंटरनेशनल पैरा एथलीट मिस रजनी झा। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रजनी जी के जीवन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। इनका जन्म 1990 में हुआ। 1 साल की उम्र में इनकी फैमिली को पता चला दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो। एट द एज ऑफ 6 ड्यूरिंग अ वाटर थेरेपी इन्हें पानी में इंटरेस्ट आया। इन्होंने स्विमिंग को एज अ करियर बनाने का सोचा, या फिर कहें इन्हें पानी से प्यार भी हो गया था उसी समय। तो एट द एज ऑफ 9 इन्होंने अपनी लाइफ का पहला टूर्नामेंट खेला। उस दिन से लेकर 2018 तक इन्होंने सिर्फ स्विमिंग में मल्टीपल नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते। इन 2018 इन्होंने स्विमिंग से थोड़ा सा स्विच करके कैनू में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया और उसमें भी मल्टीपल अवार्ड्स जीते। ये एक ऐसी एथलीट हैं जिन्हें विक्रम अवार्ड विच इज़ द सीनियर स्टेट हाईएस्ट अवार्ड और एकलव्य अवार्ड विच इज़ द जूनियर हाईएस्ट अवार्ड दोनों मिले हैं। And I'm really glad to tell you that she is also the brand ambassador of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। So मैम, सबसे पहले तो आपको रिदम में हमारी वर्क प्लेस पे आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मतलब पहली बार मैंने ऐसा मतलब मैं इतने जगह पे गई हूँ, इतने कॉलेजेस स्कूल्स में मैंने लेक्चर भी दिया है। एक तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, ऊपर से पहला ऐसा आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में मैंने पहला ऐसा कॉलेज देखा जहाँ लिफ्ट है। तो वो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि मतलब एक कॉलेज के अंदर लिफ्ट। तो ओवरऑल बाकी बहुत अच्छा है सारी चीज़ें, और कॉलेज में ऐसी फैसिलिटीज़ होना कि भाई बच्चे वहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट वहाँ पे अगर ऐसा पॉडकास्ट या इस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, ये एक बहुत अच्छा इनिशियल है लोगों के लिए। बहुत इनिशिएटिव, बहुत ही मतलब मैं ये कहूँगी कि इससे आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि हम लोग जब 90s किड कह सकते हैं, 90s किड में उस टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं था। इवन घर से निकलने के लिए भी पेरेंट्स भी बहुत बार सोचते थे कि भाई लड़की को आप बाहर कैसे निकालेंगे। बच्चे भी कई बार सोचते थे कि हम एक तो स्पेशल चाइल्ड कह सकते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं तो वो एक बार को जाते हैं, बट एक स्पेशल चाइल्ड के साथ पेरेंट्स के साथ पूरा सोसाइटी, पेरेंट्स अपनी सोसाइटी के साथ सफ़र करता है, बच्चे के साथ भी, और बच्चा भी सफ़र करता है कि पहले वो अपने आप को कन्विंस करे उस काम को लेके, फिर वो पेरेंट्स को कन्विंस करे, फिर वो सोसाइटी में उस चीज़ को रखे। तो बहुत सारी चीज़ें, बट आजकल की जनरेशन को जब देखते हैं कि वो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं सारी चीज़ें, तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा आपने कहा स्पेशल चाइल्ड, भले आप स्पेशल चाइल्ड हैं लेकिन कुछ भी कहें, आपने स्पेशल तो बहुत कुछ किया है। बाकी नॉर्मल बच्चों से कई आगे हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर किसी को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। हर किसी की लाइफ में, मैं ये कहूँगी कि हर किसी की लाइफ में एक प्लेटफॉर्म है। मेन बात होती है कि वो उसको समझ पाए, वो उसको करियर कर पाए, वो उसको आगे लेके जा पाए। वो एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मेरी लाइफ में आया तो जब मेरी लाइफ में ये चीज़ आई कि हाँ भाई, उतनी समझ नहीं होती है 1 साल की उम्र में, आपको क्या हुआ आपको नहीं पता। वो सफ़र आपके पेरेंट्स कर रहे थे। हाँ, मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने वाटर थेरेपी यूज़ किया, मेरे स्कूल की तरफ से वो थेरेपी जब स्टार्ट हुई, अमर ज्योति स्कूल की तरफ से, वो LNIP कॉलेज जो एशिया का फर्स्ट फिजिकल कॉलेज है, वहाँ से मैंने स्विमिंग स्टार्ट किया था, वहीं मैंने थेरेपी शुरू किया था। तो
वो भी थेरेपी क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, बस इतना था कि हाँ भाई 1 घंटे का हमारा सेशन है, हमको पानी में खेलने जाना है, तो उस टाइम को हम इंजॉय करते थे, उस इंजॉयमेंट में हमने हमारा करियर ढूंढा। तो अगर आपको जिस चीज़ में इंजॉयमेंट मिल रही है, जिस चीज़ को करने में आपको बोरियत नहीं हो रही है ना, तो समझ लो फिर आपका करियर उसी चीज़ में है, आपको वो चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। तो वो मैंने किया। जी मैम, हम जानते हैं कि आपकी लाइफ में कई सेटबैक्स आए और आपने स्विमिंग इसलिए चूज़ की क्योंकि उसमें मज़ा था, लेकिन उसका क्या रीज़न सिर्फ यही था कि यू एंजॉयड इट, या फिर कुछ और पर्टिकुलर रीजंस भी थे उसके लिए? नहीं, एक्चुअली रीज़न बेसिकली सिर्फ इतना था कि मेरे पैरों में इम्प्रूवमेंट था। लाइक मेरे वो थेरेपी था मेरे लिए कि भाई हम वहाँ जाते थे, हमारे मूवमेंट जो हमारे जो बॉडी का वीक पार्ट्स जो होता था वो पानी में बहुत अच्छे से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये बेसिक है उस चीज़ का, राइट। उसमें भी क्या होता है कि जब आप स्विमिंग कर रहे होते हो, आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, वो आपको बताते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। और दूसरी चीज़, 2 तरह का लालच होता है, एक तो इन्जॉयमेंट, आप स्विमिंग कर रहे हो पानी के अंदर, बच्चों को पानी में बहुत मज़ा आता है। दूसरा, हमारे जो कोचेस होते थे ना, वो हमको सिर्फ एक चीज़ का लालच देते थे कि आप स्विमिंग अच्छा करोगे तो आपको बिस्किट मिलेगा और केला मिलेगा। तो वो चीज़ एक होती थी कि हाँ भाई जो बेस्ट करेगा उसको टोकन ऑफ लव के थ्रू मतलब एक केला मिलेगा या बिस्किट मिलेगा, तो हमको अच्छा करना है। सिंस 2006 जब मेरा पहला इंटरनेशनल हुआ एशियन गेम्स, पहले उस टाइम पे उसको फेस्पिक गेम बोलते थे, उसमें जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने स्विमिंग करियर को बहुत सीरियस लेना शुरू किया। तब तक हाँ ये था कि नेशनल्स हो रहे थे, नेशनल में मेडल आ रहे थे, लोग पहचान रहे थे, बट जो टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं लाइफ का, वो 2006 था मेरा, जो फर्स्ट इंटरनेशनल मलेशिया में जो हुआ था मेरा। उसके बाद से मैंने फिर अपना ये स्पोर्ट्स को ही अपना करियर बनाया। और मैम, जैसा आपने कहा कि आपके कोचेस आपको कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन के लिए देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ मोटिवेशन भी बहुत काम किया। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो मैम, ऐसा होता है कि हर पर्सन जो काम करता है, उसका जो करियर चूज़ करता है, उसके पीछे उसका कोई पर्सनल रीज़न होता है, या फिर उसका पर्सनली कोई चीज़ मायने रखती है उसके लिए कहें तो। सो आपके लिए पर्सनली स्विमिंग क्या मायने रखती है? ये कह सकते हैं वो मेरा सेकंड होम है। आप मुझे पानी के पास कितनी भी देर, कितनी भी दिन आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब पानी मेरे लिए ऐसा है, अभी मैंने कनू भी स्टार्ट किया, वो भी वाटर रिलेटेड है। पानी से मुझे इतना लगाव है कि मैं पानी के पास आप ज़िंदगी भर मुझे छोड़ दीजिए। एक बार को कहते ना आदमी खाना छोड़ सकता है लेकिन एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए स्विमिंग, पानी वो चीज़ है। मतलब मेरा करियर, मेरी लाइफ, सब कुछ। एक एजुकेशन अपनी जगह ठीक है, ग्रेजुएशन मास्टर्स करना भी ज़रूरी है आपके करियर में, बट स्पोर्ट्स को मैंने हमेशा प्रायोरिटी पे रखा। और उस चीज़ को वो इसलिए भी रखा क्योंकि उसी से मुझे सब कुछ मिला। अगर मैं एजुकेशन कर रही होती या पढ़ रही होती तो हो सकता है कि भाई 34 की हूँ मैं अभी, तो उस बीच में ये हो सकता था कि ऑब्वियस सी बात है कि भाई मेरी शादी हो गई होती, ठीक है, और मैं बच्चे खिला रही होती। तो स्पोर्ट्स मेरे लिए वो की है, शादी से भागने की कह सकते हैं कि हाँ भाई मेरा अभी करियर है, मुझे भी गेम में भी ये चीज़ करना है, बहुत आगे जाना है। तो वो मेरी सक्सेस ऑफ की जो है वो मेरा स्पोर्ट्स है। जी बिल्कुल। और मैम, जैसा अभी आपने कहा था कि जो स्विमिंग है वो आपका सेकंड होम है, ऑफ कोर्स आपको पानी से इतना लगाव तो है ही। सो लेकिन ये कहें कि एज यू आर अ वाटर गर्ल, सब जानते ही हैं, तो जिस टाइम आप पानी में रहती हैं, पूल में रहती हैं, चाहे वो आपके कंपटीशन के लिए हो या फिर रैंडमली प्रैक्टिस करने के लिए, आपके माइंड में ऐसी क्या चीज़ें चलती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं? 2 चीज़, जब मैं पानी में होती हूँ या पानी के आसपास होती हूँ तो मैं खुद को पहले तो स्पेशल चाइल्ड बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं पानी में होती हूँ तो मैं और मेरे जैसे और लोग जो नॉर्मल पर्सन भी स्विमिंग करते हैं, उनमें और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर कोई बाहर का अननोन पर्सन अगर कोई आ रहा है वहाँ पे पानी में स्विमिंग देखने के लिए भी, तो वो ये मतलब बिल्कुल ही पता नहीं कर पाएगा कि कौन नॉर्मल है कौन एबनॉर्मल है ना। तो वो चीज़, और दूसरा ये कि हमेशा मुझे पहले से बेहतर करना होता है। लास्ट टाइम मेरा क्या था, अब मुझे उससे बेहतर करना है। तो मेरे माइंड में हमेशा ही चलता है कि जो मैंने पहले किया उसको भूल के उससे बेहतर मुझे आगे करना है, ये चीज़ रहती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा। अगर अपने पास आगे कुछ अगला टारगेट हो जिसमें हम कह सकें कि हमको उससे और बेहतर करना है, तो कोई भी फोर्सेस हमको रोक नहीं सकती वो करने के लिए।
और मैम जहाँ तक बात चली है रोकने की, तो यूजुअली कहते हैं ना कि इंडियन हाउस होल्ड्स में थोड़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं पढ़ाई करो, और ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए सपोर्ट थोड़ा कम करते हैं। ऑफ कोर्स करते हैं, आपके पेरेंट्स ने भी बिल्कुल किया, लेकिन जिस टाइम आपने अपने पेरेंट्स को बताया, एज यू सेड आफ्टर 2006, तो उनका रिएक्शन क्या था जब आपने उनसे ये बोला होगा कि मुझे सिर्फ स्विमिंग ही करनी है, स्विमिंग में ही अपना करियर बनाना है? इस चीज़ के लिए तो मैं ब्लेस्ड हूँ, टचवुड है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज तक क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि आप ये क्यों करना चाहते हैं या ये क्यों नहीं करना चाहते। मैंने सिर्फ उनको अपनी बात रखी है हमेशा, शुरू से। जब स्विमिंग स्टार्ट करने की बारी आई थी मतलब जब मैं 6-7 साल की थी, तो उस टाइम पे मेरे जो कोच थे उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी। 6 साल के बच्चे से क्या बात करेंगे, तो उन्होंने मेरे फादर से बात किया था। उन्होंने उनको स्कूल में बुलाया था, वो आए थे और उन्होंने उनसे बात किया था कि हम ऐसे ऐसे बच्चे को थेरेपी के लिए पानी में लेके जाना चाहते हैं, तो आप अग्री हैं उस चीज़ के लिए? नहीं। तो मेरे फादर ने मुझसे भी नहीं पूछा, मेरी मदर से भी नहीं पूछा, वो गए स्पोर्ट्स शॉप पे, वो कॉस्ट्यूम लेकर आ गए और उन्होंने मम्मी को आके बोला कि 3 बजे इसको रेडी कर देना है, स्कूल के बाद इसको वहाँ जाना है। तो थोड़ी देर के लिए मम्मी ज़रूर परेशान हुई थी कि मतलब अकेला बच्चा पानी में कैसे करेगा, क्या करेगा। तो मुझे जब पापा ने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि हाँ भाई मुझे ये करना है। तो कभी भी मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ कभी नहीं बोली कि ना आपको ये नहीं करना चाहिए या आपको इसमें करियर नहीं। मैंने आके मलेशिया से लौटने के बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा पापा मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है और मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। देन ही सेड ओके, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो करिए, आपको जिसमें आपको लगता है कि आपका करियर हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप बिल्कुल करिए। तो उनकी तरफ से मुझे कभी किसी चीज़ की, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं। इवन वो आज तक का रिकॉर्ड है ना, तो वो कभी मेरे प्रैक्टिस पे कभी गए, ना कॉम्पिटिशन्स में कभी गए। मैं भोपाल आ गई, यहाँ भी मैं अकेले रह रही हूँ, ना वो यहाँ आके कभी प्रैक्टिस पे आके देखा उन्होंने कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। उनको सिर्फ रिज़ल्ट चाहिए, आप रिज़ल्ट अच्छा दे रहे हो, उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। नहीं, आप अपना कर रहे हो, आप खुश हो उस चीज़ में, आप इंजॉय कर रहे हो, वो बिल्कुल ठीक है उस चीज़ में। उन्होंने कभी आज तक मुझे ये नहीं बोला होगा कि बस हो गया अभी नहीं करना है। नहीं, आपको जब तक दिल कर रहा है आप तब तक करो। बिल्कुल मैम, वैसे पेरेंट्स को चिंता तो होती है, जैसे आपने कहा कि आपकी मदर शॉक में थी, लेकिन कुछ भी कहें, अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हो, फैमिली का कोई एक मेंबर भी सपोर्टिव हो, तो लाइफ आगे बहुत ईजी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम, जैसे अभी आपकी फैमिली का तो आपने जिक्र किया ही, लेकिन होता है ना कि लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है, चाहे वो आपके टीचर्स हों, फ्रेंड्स हों, फैमिली भी हो, जिनके लिए हम बहुत थैंकफुल होते हैं कि उन्होंने आपकी सक्सेस में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। सो आपकी लाइफ में ऐसे कौन पर्सन्स थे जिनको आप थैंक यू बोलना चाहेंगी कि थैंक यू टू देम कि आप आज इस मुकाम पे हैं, ना आपकी सक्सेस में थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन किया हो? तो अब वो एक पर्सन हो तो मैं बोलूँ, एक्चुअली मेरी लाइफ ही ऐसे लोगों से भरी पड़ी है कि मतलब जिनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स ऑफ कोर्स, उसके बाद मेरे स्पोर्ट्स टीचर प्रदीप सर, मेरे कोच तबाज सर, यहाँ आने के बाद मेरे कोच मयंक ठाकुर सर, अनिल राठी सर, रिंकू सर, नाजिस मैम, बहुत सारे लोग हैं। फिर फ्रेंड्स की बात करूं तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में भी अनकाउंटेबल हैं, बहुत सारे लोग हैं। और बेसिकली मेरा ये कहना है, मतलब जो मैं पर्सनली मानती हूँ कि जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बट जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या जिनके मन में कहीं ना कहीं आप खलते हो, अटकते हो कि हाँ भाई ये आगे क्यों बढ़ रहा है या ये आगे क्यों बढ़ रही है, बेसिकली वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करते हैं आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा थैंक्स उनको आपको करना चाहिए, मतलब मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि देखो, जब तक कोई आपका लेग पुल नहीं करेगा ना, या जब तक कोई आपको गलत चीज़ नहीं बोलेगा ना, तब तक आपको ना मोटिवेशन नहीं आएगा। अब मैं बोलूँ कि ना यार तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुमको ऐसे करना चाहिए, तो तुम्हारे मन में होगा कि हाँ किसी ने मेरी तारीफ़ की, बट समटाइम्स हाँ की ना, एक बार किया तो हो गया। लेकिन यही मैं बोलूँ यार तुमको थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, यार मैंने इतनी मेहनत की फिर भी सामने वाला मुझे ऐसे बोल के गया, तो मुझे और अच्छा करना है। तो सही मायनों में ना जो आपको मोटिवेट करते हैं ना, वो ऐसे लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, जो आपका लेग पुल करते हैं, वो एक्चुअली 100% वो आपको मोटिवेट करते हैं। जी मैम, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि अगर कोई कह देना यार तुमसे नहीं होगा,
तो उसके बाद माइंड में आ ही जाता है कि अब तो करके अब दिखाना तो करना है, हाँ। लाइक अब फिर वो माइंड में घूमता ही रहता है, अगर अच्छा करो तो और अच्छा करना है, और अच्छा करो तो फिर और अच्छा करना जब है। और अच्छा करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आता है कि हाँ यार इतना तो किया ना, लेकिन जब कोई बोलता है ना कि नहीं अब तो यार क्या किया तुमने, तुमसे नहीं होगा, तो लगता है कि यार वो हिट करता है कहीं ना कहीं कि नहीं अब और अच्छा करना है, तो वो चीज़ होती है। मैम जैसा कि अभी आपने एक पॉइंट बोला कि तुमसे नहीं होगा वाली बात, सो ऐसा होता है यूजुअली कि हर एथलीट के माइंड में एक ना एक बार आता है कि यार अब छोड़ देना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, या कहें कि वो बॉटल नेक होता है ना, वो वाला पॉइंट। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस या फिर कुछ ऐसा मूवमेंट आया था? 18 के बाद जब मैंने कैनो स्टार्ट किया था, तो होता है कि भाई आप कभी देर से स्टार्ट करते हैं या या ये कह सकते हैं कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन हर चीज़ में लक भी साथ देता है, राइट। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत बार हुआ मेरे साथ कि भाई जब मैंने 18 में कैनो स्टार्ट किया, मैं मेहनत कर रही हूँ, बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि भाई आपका सिलेक्शन ना होने के बावजूद आप दूसरे का सिलेक्शन हो रहा है। तो मेरे जहन में भी ये चीज़ आई थी कि यार नहीं हो रहा है ना, तो अभी छोड़ देते हैं। फिर ये हिट करता है कि यार एक बार और कोशिश करते हैं। तो दोबारा जब ट्राई किया तो सीधा इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ, सीधा इंटरनेशनल मेडल आया। तो मैंने कहा यार अभी तो क्विट नहीं करना है, मतलब अभी अपन ठीक है, अभी अपन इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि अपन को गेम छोड़ना पड़े। तो फिर मोटिवेशन क्या होता है कि जब आप इंटरनेशनली आप प्लेयर्स को देखो तो वो आपकी डबल एज के हैं और वो जब गिव अप नहीं कर रहे हैं, मेडल लेके जा रहे हैं, तो फिर आप तो अभी शुरू ही कर रहे हो ना। अपने इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मतलब बच्चों को हम बहुत लेट शुरू करवाते हैं। लाइक मेरे ख्याल से 12-13 साल 14 साल के बच्चों को हम गेम में डालते हैं। फॉरेन में क्या होता है, 6 महीने की एज से बच्चा पानी में होता है। तो ये डिफरेंसेस है अभी भी इंडिया और फॉरेन में। वहाँ के इतने एक्टिव लोग हैं, मतलब जो मैं ये कहूँगी जो मेरी कैटेगरी में जो गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक की, शी इज़ 56। वो मैरिड है, बच्चों की माँ है और वो मेडल लेके जा रही है जी। पिछले कई सालों से। उसका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया। तो हम ये सोचते हैं कि वो 56 में मेडल ले रही है तो हम तो 34 के ही हैं अभी तो हम में बहुत जान बाकी है। बिल्कुल। पर करना फिर हमको ही है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो हमारे इंडिया में क्या होता है, 30 के बाद आदमी बोलता है रिटायरमेंट ले लो, पर वो चीज़ नहीं होती ना। 30 के बाद एक्चुअल में गेम शुरू होता है। मैम वैसे एक क्वेश्चन था जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि जब 27 की एज में 2018 में आपने स्विमिंग को थोड़ा सा पॉज देके कैनू में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया था। सो ऐसे क्या रीज़न थे जिससे आपको लगा कि स्विमिंग के साथ साथ मैं इसमें भी कुछ अचीव कर सकती हूँ, इसमें आगे बढ़ सकती हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली क्या था, 17-18 में ग्वालियर में पानी का बहुत कमी हो गया था। लाइक स्विमिंग पूल्स बिल्कुल बंद हो गए थे, कहीं से कहीं तक कोई पानी का सोर्सेज नहीं था। तो जब स्विमिंग पूल बंद हो गए, एक स्पोर्ट्स पर्सन को आप घर बैठा दोगे तो वो कैसे काम चलेगा। तो उस बीच में मैं भोपाल आई। मुझे मेरे कोच ने ही बताया कि भोपाल में लेक्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वाटर स्पोर्ट्स की, तो एक बार अगर चाहो तो अपन उसको ट्राई कर सकते हैं। सो दैट मैं 18 में मैं यहाँ आई फरवरी में, और मैंने यहाँ पे आके देखा सारी चीज़ें कि भाई वाटर स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप कर सकते हो। तो कैनो मेरे लिए कंफर्टेबल था क्योंकि उसमें सिटिंग का था, और स्विमिंग के अलावा आप कैनो सेलिंग पैरा में है नहीं अभी। तो हमको ऐसा गेम करना था जो हमारे बजट में भी हो और पैरा में भी हो, क्योंकि शूटिंग हम कर नहीं सकते थे क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ बजट था, उसका बहुत एक्सपेंसेस होता था, तो उतना हम बजट से बाहर ही था। तो कैनो कयाक जो था वो पैरा के लिए नया गेम भी था इंडिया के अंदर, और भोपाल में ही इसकी प्रैक्टिस होती थी। तो फिर मैंने अपना शिफ्टिंग यहाँ पे किया और फिर इस चीज़ को फिर मैंने कंटिन्यू किया। ओके मैम, बिल्कुल। मैम वैसे आपने बोला जैसे अभी एक्सपेंस वाली बात, सो क्या आपके पूरे ऑल ओवर करियर में या फिर अभी कहें 2018 के बाद से कहीं भी कोई पॉइंट में ऐसा आया कि फाइनेंस की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी छूट गई हो? बहुत बार ऐसा होता है कि भाई फाइनेंशियल, नेशनल्स तो नहीं बट इंटरनेशनली
हम कई बार छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि हम नहीं कर सकते, वो आपको पर्सनली करना होगा। तो पर्सनली आप एक टूर्नामेंट में 3 से 4 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद जॉब में हूँ, मेरा साल भर का 3 लाख रुपए मेरा होता है। अब मैं उसको एक टाइम में मैं कैसे खर्च कर दूँ? बिल्कुल सही कहा। और अगर कहा जाए कि भाई आप लोन ले लो और फिर उसके बाद उसको खर्च करो, तो फिर वापस आके उसको चुकाना भी तो है। तो वो बहुत सारे टाइम्स में ऐसा होता है कि भाई फाइनेंशियल की वजह से हम कई इंटरनेशनल्स में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ये चीज़ है। जी मैम। मैम वैसे एक बात है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबसे गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, लेकिन उसका रिग्रेट होता है कि लाइफ टाइम रह जाता है या फिर कुछ टाइम के लिए भी रहता है कई चीज़ों का। सो आपकी पूरी लाइफ में कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ, कुछ ऐसी मिस्टेक हुई जिसका आपको रिग्रेट है? ऐसे तो मुझे याद नहीं है कि मतलब स्पोर्ट्स को लेके तो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई गलती हुई हो। हाँ, कॉलेजेस वगैरह में कई बार ऐसा हो जाता था, लाइक एग्ज़ाम्स के टाइम पे या कोई टूर्नामेंट मेरा आ गया, तो मैंने एक टूर्नामेंट मैंने छोड़ा था कॉलेज के फाइनल एग्ज़ाम की वजह से, क्योंकि वो तो फिर दोबारा होते नहीं। और जी। फिर उस टाइम पे ये था कि वो सिलेक्शन ट्रायल्स था मेरा, और उस टूर्नामेंट को छोड़ना पड़ा मुझे फाइनल्स की वजह से। और बाद में जब वो रिज़ल्ट्स जब आते हैं नेट पे, जब हम देखते हैं, तब मुझे पता चला कि मैं अगर इसमें जाती तो मेरा सिलेक्शंस हो जाता फॉर नेक्स्ट लेवल। तो वो एक रिग्रेट था कि हाँ भाई, मतलब एजुकेशन की वजह से भी ये चीज़ें हुई। बाकी फाइनेंशियली होता है कि भाई आपको टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा मुझे 2-3 बार, बट उसका रिग्रेट करके कोई मतलब नहीं था। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, किसी चीज़ को अगर आप छोड़ देते हैं और आपको पता है कि उसका जो रीज़न है वो वैलिड है कि हाँ भाई आप इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते, फिर उसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और अगर रिग्रेट है तो फिर गलती नहीं होनी चाहिए। ये 2 चीज़। बिल्कुल सही पॉइंट कहा मैम ने। वैसे भी आपने जानते हैं ना कि यूजुअली यंगस्टर क्या करते हैं, कुछ एक छोटी सी गलती हो गई, छोड़ दो अब ये चीज़ नहीं करनी, एग्जाम नहीं। में फेल हो गए, नहीं करना। अरे बाप रे, एग्जाम में फेल होने के बाद तो बच्चे फांसी पे लटक जा रहे हैं। मैंने कहा भाई, हम लोगों के टाइम पे तो हमें तो कूट दिया जाता था, पहले स्कूल से पिट के आओ, फिर घर वालों को बताओ कि टीचर ने मारा, तो घर वाले अलग पीटते थे कि कुछ किया ही होगा। तो आजकल के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा अलग लेवल के बच्चे हैं आजकल तो। हाँ बिल्कुल। तो अभी आपने बोला कि एग्ज़ाम के चक्कर में आपका टूर्नामेंट छूटा था एक, सो ऐसा आपको किसी मोमेंट पे लगा कि मेरी पढ़ाई और मेरा स्पोर्ट्स थोड़ा क्लैश कर रहा है, मुझे किसी एक को छोटा सा पॉज दे देना चाहिए या फिर समथिंग लाइक दैट? नहीं, इस चीज़ में या तो ये कह लो कि मैं बहुत ढीठ थी, या ये कह लो कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिल गए थे। तो जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते थे स्कूल कॉलेजेस के, वो मैंने आज तक नहीं दिए थे, वो मैंने कभी नहीं दिए। मैं जब भी उसकी डेट आती थी तो मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन लिख के कॉलेज में देती थी कि भैया मेरा तो टूर्नामेंट है, अपने को करनी है प्रैक्टिस। तो मेरे टीचर इतने स्वीट थे, बहुत स्वीट हैं वो लोग। तो वो कहते हाँ ठीक है बेटा। पहला सेम ऐसा निकाला, दूसरा भी मैंने ऐसे निकाला, तीसरा सेम मुझे खुद टीचर आके बोलता था लेटर दे दे, इंटरनल आने वाले, तेरी प्रैक्टिस चालू होगी। मैंने कहा ओके ठीक है। तो वो बहुत स्वीट पर्सन, बहुत अच्छा कॉलेज और बहुत अच्छे फ्रेंड्स। कभी भी मैंने नोट्स नहीं बनाए होंगे, मेरे फ्रेंड्स मेरे को नोट्स बना के दे देते, भैया जमा कर देना, हाँ ठीक है भैया कर देंगे। तो बहुत अच्छा लाइफ मेरा अभी तक मेरा बहुत अच्छा गया है। अभी रिसेंटली भी एशियन गेम्स के बाद मैंने अभी स्टार्ट किया सारी चीज़ें, दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट किया, क्वालिफाई वगैरह सब कुछ हुआ। अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं है मेरे ऊपर कि मुझे ये चीज़ करना ही है, अगर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, उस टाइप का बर्डन मैं कभी लेके नहीं चलती, क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। और अगर कभी ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, या कभी समटाइम्स होता है, आप हर किसी की लाइफ में डिप्रेशन आता है, मेरी लाइफ में भी आता है। मैं एक ही वर्कआउट मेरा जब चलता है ना, वही सुबह 4 बजे उठो, वही सुबह 6 बजे प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाओ, वही खाओ उतने बार, फिर ऑफिस चले जाओ, फिर शाम को फिर वर्कआउट करो, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो एक ही चीज़ को बार बार करके। तो जब लगता है कि हाँ अब आपको ब्रेक लेना चाहिए, तो वो ब्रेक कैसा होता है कि कुछ नहीं, अपना संडे को अपन देर तक उठो, उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठ जाओ, इधर उधर का सोच लो, थोड़ा बहुत रोना आ गया तो रो लो, उसके बाद बेटा काम पे लग जाओ, फिर वही मंडे से वही सेशन शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि कभी उनको बोलो भी नहीं यार ऐसा हो रहा है, डिप्रेशन जैसा हो रहा है, तो कह रहे ये कौन सा नया शब्द है तो वहीं ख़त्म हो जाता है। मतलब वो लोग भी कभी सैड होने ही नहीं देते मुझे कि हाँ भाई
चलो ऐसा हो रहा होगा तो उसको कुछ अपन अच्छा बोल दो ना, ये कौन सा वर्ड होता है? तो वो हमारे टाइम का तो वो वर्ड ही नहीं है डिप्रेशन वाला, हम जाते ही नहीं उस चीज़ में। वो आजकल के बच्चे जाने लगे हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। मैम बात तो आपने सही कही, जैसे आपके टीचर्स का सपोर्ट था आपके कॉलेज टाइम में, और यहाँ पे फ्रेंड्स का, हाँ। डिप्रेशन क्या है? हाँ सीरियसली, मतलब मेरे फ्रेंड जोन में मतलब मैंने कभी, बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं मेरे, गिने चुने मेरे फ्रेंड्स हैं, और उन्हीं से मेरे को कभी भी कुछ भी गुस्सा करना होता है या कोई बकवास करनी होती है तो मैं उन्हीं को कॉल करती हूँ, और वो बहुत पेशेंसली मेरी बात सुनते हैं, बहुत पेशेंसली। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपके पास सुनने वाले लोग होते हैं ना, तो आप ज़्यादा सोचते नहीं हो फिर कि भाई मेरी बात कौन सुनेगा या मेरी बात कौन समझेगा। वो दो तरीके के लोग, या तो आपके पास सुनने वाले लोग अच्छे हों या फिर आपके पास बोलने वाले लोग अच्छे हों जिनकी आप सुन सको। तो ये दो चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए लाइफ में। बिल्कुल मैम। सो मैम इन द एंड, जैसा कि हम जानते ही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो क्या आप हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली यंगस्टर और गर्ल्स को, कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगी जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे? देखिए, मोटिवेशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तो आपको है ना किसी का मोटिवेशन काम नहीं आता। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मैं भी नहीं करती। हाँ, मैं अभी इस जगह पे बैठी हूँ इसीलिए मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोल दूंगी, लेकिन कई ऐसे होंगे जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होंगे, वो कहेंगे यार इनका तो हो गया, अब वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। होता है, लेकिन बेसिकली मेन होता है कि आप जिस काम को एंजॉय कर रहे हैं आप उसमें ही अपना इंटरेस्ट बनाइए, आप उसमें ट्राई करिए कि उसमें आपका करियर हो जाए। और रही बात सपोर्ट की, तो लाइफ में भले ही एक फ्रेंड बनाओ, लेकिन वो ऐसा बनाओ कि अगर आपको उसको कुछ सुनाना है तो वो आपकी सुने, और अगर उसको कुछ कहना हो तो आप उसकी सुनो। और दूसरी बात ये कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना रिग्रेट मत करो कि ये नहीं हुआ तो अब आगे क्या, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये सोचना हमारा काम नहीं है। क्योंकि आप अच्छा भी करोगे तो भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, बुरा करोगे तो भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, उनको टॉपिक चाहिए। तो बेसिकली ये है कि लोगों को छोड़ो, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, आपको जिसमें खुशी हो, आप तो वो कीजिए। पेरेंट्स को तकलीफ़ मत दीजिए। मेन पॉइंट ये है कि भाई आपके पेरेंट्स की आप सुनिए, उनको समझाइए, उनको कन्विंस कीजिए कि आप ये करना चाहते हैं, और उनकी सुनेंगे, उनकी समझेंगे या वो आपकी समझेंगे, तो आपको तीसरे की तो किसी की ज़रूरत है ही नहीं अपनी लाइफ में। बेस्ट है। जी मैम, बिल्कुल सही कहा कि अपनी लाइफ में ऐसे लोग चुनो जो आपको आगे सपोर्ट करें। रिग्रेट करने से कुछ नहीं होने वाला, इनफैक्ट आप अपने आगे का ही लॉस करेंगे। और ऑफ कोर्स पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो कुछ भी हो सकता है। सो मैम, अब टाइम है शो को थोड़ा ख़त्म करने का। आपने एक बहुत प्यारा कोट कहा था, उसी से इसकी एंडिंग करना चाहूँगी। आपने कहा था कि इफ़ यू वांट टू यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीवन विल इवेंचुअली हेल्प यू। सो इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच मैम कि अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आप यहाँ आई। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, इससे लेके कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें। और अगर आगे ऐसे और इंटरेस्टिंग, मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, सो सब्सक्राइब टू BSSS Rhythm। दिस इज अनुष्का साइनिंग ऑफ।